प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स सेशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और यह जो करंट अफेयर्स होगा वह मुख्य रूप से 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को हम लोग इस सेशन के अंतर्गत शामिल किए हैं। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात विश्व आर्थिक संघ। देखिए, यह जो फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व आर्थिक संघ ने यह बतलाया है कि वर्ष 2030 ईस्वी तक का जो दशक होगा वह वैश्विक विकास दर की तुलना में न्यूनतम होगा। अर्थात 2021 ईस्वी से लेकर 2030 ईस्वी का जो डिकेड है, इसमें वैश्विक विकास दर होगा वह इसके पूर्व 2010 से लेकर 2020 ईस्वी तक का जो विकास दर है, वैश्विक विकास दर, इसकी तुलना में 2021 से 2030 ईस्वी का विकास दर न्यूनतम होगा। अब यदि हम लोग विश्व आर्थिक संघ की बात करें तो विश्व आर्थिक संघ की स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड की जिनेवा में विश्व आर्थिक संघ का हेड क्वार्टर है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट विश्व आर्थिक संघ या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की जिनेवा में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अरुणाचल प्रदेश में पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अब सब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसका आयोजन कब प्रारंभ किया गया था? तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2015 ईस्वी में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और वर्तमान समय में इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, MP लैड से संबंधित MP लैड्स के संबंध में निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। पहला, वर्तमान समय में इसका क्रियान्वयन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है, यह बिल्कुल सही। दूसरा, कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यह भी सही है। और तीसरा, कि इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष संसद सदस्य को अपने सांसद निधि का कम से कम 20% अनुसूचित जाति आबादी वाले क्षेत्रों में खर्च करना पड़ता है। तो यह जो ऑप्शन नंबर 3 है वह गलत है। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 एवं 2 सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, यह जो MP लैंड्स है इसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद को अपनी सांसद निधि का 15% अनुसूचित जाति वाले आबादी के क्षेत्रों में तथा 7.5% उस MP लैंड का खर्च किया जाएगा ST क्षेत्रों में। अर्थात जिस क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की बहुलता है उन क्षेत्रों में 7.5% राशि और जिस क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की बहुलता है उस क्षेत्रों में MP लैड्स का 15% राशि खर्च किया जाएगा। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल 1 एवं 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच ने भारत के किस शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत के हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी की गई राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के संबंध में निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। पहला, कि इसे वर्ष 2018 ईस्वी में पहली बार जारी किया गया था, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, कि इसके अंतर्गत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 6 श्रेणियों के अंतर्गत विभाजित किया गया है, यह गलत है। यह 6 श्रेणी नहीं बल्कि 5 श्रेणी है। और तीसरा है कि बिहार को इस रैंकिंग में एस्पायरिंग लीडर्स के अंतर्गत शामिल किया गया है, यह सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 एवं 3 सही है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात केवल 1 एवं 3। नेक्स्ट प्रश्न है, सैन्य युद्धाभ्यास अयुतथाया का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया? देखिए, तो यह जो सैन्य युद्धाभ्यास है अयुतथाया, इसका आयोजन भारत और थाईलैंड के मध्य किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्व में BPSC द्वारा आयोजित कराए गए प्रारंभिक परीक्षाओं में एक सैन्य युद्धाभ्यास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इसे याद रखिए, सैन्य युद्धाभ्यास अयुतथाया का आयोजन भारत एवं थाईलैंड के मध्य किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लिथियम के अन्वेषण एवं खनन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ब्रिटेन। हाल ही में
अर्जेंटीना। हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना के साथ लिथियम के अन्वेषण एवं खनन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब जब हम लोग यहाँ लिथियम की बात करते हैं तो सबसे पहले लिथियम को देखते हैं। तो लिथियम की जो सिंबल है वह Li है और तथा इसका जो एटॉमिक नंबर है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। लिथियम से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि लिथियम ट्रायंगल के अंतर्गत कौन कौन से 3 देश शामिल है। तो ध्यान दीजिएगा, लिथियम ट्रायंगल के अंतर्गत 3 देश शामिल है। पहला है अर्जेंटीना, दूसरा है बोलीविया और लिथियम ट्रायंगल के अंतर्गत जो तीसरा देश शामिल है वह है चिली। तो लिथियम ट्रायंगल के अंतर्गत 3 देश शामिल हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और इसका सूत्र है Li। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने लिथियम के अन्वेषण एवं खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने किस वर्षगांठ आयोजित की। अर्थात भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा हाल ही में अपनी कैमी वर्षगांठ आयोजित की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 150वीं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जो स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी और यह वर्तमान समय में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत यह विभाग शामिल है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो आप लोग इसे याद रखिए, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 150वीं वर्षगांठ आयोजित की गई है और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी, जो कि वर्तमान समय में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग के रूप में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क किस टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और पेंच टाइगर रिजर्व से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण यदि फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, यह जो पेंच टाइगर रिजर्व है वह पेंच नदी के तट पर अवस्थित है, इसी कारण इसका नाम दिया गया है पेंच टाइगर रिजर्व। इसे 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। पेंच टाइगर रिजर्व को 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। अब यदि पक्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो पक्का टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। आप लोग इसे याद रखिए, पक्का टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यह बिहार राज्य में अवस्थित है। तो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क किस टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन अमृत प्रारंभ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात केरल राज्य सरकार द्वारा हाल ही में ऑपरेशन अमृत को प्रारंभ किया गया है। अब सपोज यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर ऑपरेशन अमृत प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, ऑपरेशन अमृत प्रारंभ करने का उद्देश्य है एंटीबायोटिक दवाओं के वितरण पर निगरानी करना। मेडिकल स्टोर द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के वितरण पर निगरानी। तो आप लोग से याद रखिए, केरल सरकार द्वारा हाल ही में ऑपरेशन अमृत प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य है एंटीबायोटिक दवाओं पर निगरानी प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। देखिए, वर्तमान समय तक सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे अफ्रीकी देश हैं जिन्हें कि मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो प्रश्न है कि हाल ही में अर्थात पिछले कुछ दिनों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात काबो वर्डे को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। अब काबो वर्डे देश है, इसकी जो राजधानी है वह है पराया। आप लोग इसे याद रखिए, काबो वर्डे देश की राजधानी है पराया। अब सपोज प्रश्न उठता है कि तो 3 कौन कौन देश हैं, कौन कौन से 3 ऐसे देश हैं जिन्हें कि WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो देखिए, अफ्रीका में सिर्फ और सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं जिन्हें कि WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, जिनमें पहला है मॉरिशस के अलावा दूसरा है अल्जीरिया। ये सब अफ्रीकी देश हैं, मॉरिशस के अलावा अल्जीरिया, और तीसरा अभी मैंने बताया आपको काबो वर्डे। ये 3 ही देश एकमात्र ऐसे हैं जो कि अफ्रीकी देश हैं जिन्हें कि WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। काबो वर्डे की राजधानी है पराया। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में गिद्धों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार द्वारा वल्चर रेस्टोरेंट स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात झारखंड सरकार द्वारा कोडरमा जिले में, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड के कोडरमा जिले में गिद्धों के संरक्षण के लिए वल्चर रेस्टोरेंट स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अब यह जो गिद्ध है, इसे यदि IUCN स्टेटस की बात करें तो IUCN के स्टेटस के अनुसार यह जो गिद्ध है वह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो आप लोग इसे याद रखिए, गिद्ध जो है वह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा गिद्धों के संरक्षण के लिए कोडरमा में वल्चर रेस्टोरेंट को स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है भारत अमेरिका से संबंधित। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नई दिल्ली में। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, वर्ष 2022-23 ईस्वी में जो अमेरिका था वह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। आप लोगों से याद रखिए, वर्ष 2022-23 ईस्वी का जो वित्तीय वर्ष था उसमें अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना था। अब यदि प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर भारत एवं अमेरिका के मध्य कितने बिलियन डॉलर का व्यापार किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, भारत एवं अमेरिका के मध्य वर्ष 2022-23 ईस्वी में 128.55 बिलियन डॉलर का व्यापार किया गया था। तो प्रश्न है कि भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में। आप लोग यह भी याद रखिए कि वर्ष 2022-23 ईस्वी में जो अमेरिका था वह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था और भारत व अमेरिका के मध्य उस समय अर्थात वर्ष 2022-23 ईस्वी में 128.55 बिलियन डॉलर का व्यापार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है असर रिपोर्ट से संबंधित। आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में असर रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। तो प्रश्न मैंने बनाया है कि असर रिपोर्ट 2023 के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि सत्य कथन अर्थात निम्न में से कौन से कथन सही है उनका चयन करना है। पहला है कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट अर्थात जो असर रिपोर्ट है उसे 17 जनवरी 2024 ईस्वी को नई दिल्ली में जारी की गई, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, असर 2023 रिपोर्ट ग्रामीण भारत में 14 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, यह भी सही है। और तीसरा कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 90% युवाओं के पास अपना स्मार्टफोन है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उपयुक्त तीनों, अर्थात तीनों सही है। असर रिपोर्ट से संबंधित जो डिटेल होगा वह @ISPCS सेंटर टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए @ISPCS सेंटर। नेक्स्ट प्रश्न है वैश्विक विमानन सम्मेलन से संबंधित है। वैश्विक विमानन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए, तो हाल ही में वैश्विक विमानन सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। और प्रश्न आता है कि हैदराबाद के किस एयरपोर्ट पर, यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हैदराबाद के किस एयरपोर्ट पर इसका उद्घाटन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बेगमपेट हवाई अड्डा। बेगमपेट हवाई अड्डा पर या बेगमपेट एयरपोर्ट पर हाल ही में वैश्विक विमानन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन असम के दिफू शहर में किया गया। तो आप लोग से याद रखिए, असम के दिफू शहर में हाल ही में कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। अब प्रश्न उठता है कि कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1977 ईस्वी से कार्बी युवा महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है और वर्तमान समय में अर्थात वर्ष 2024 ईस्वी में इसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो आप लोगों से याद रखिए, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन असम में किया गया और इसे वर्ष 1977 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी इंडेक्स को जारी किया गया है, तो इसके संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। पहला कि यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों के समान रूप से भारित आयामों में एक साथ गरीबी को मापा जाता है, यह भी सही है। और तीसरा कि इन 3 आयामों में कुल 12 लक्ष्यों को शामिल किया गया है, यह भी सही है। अर्थात इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उपयुक्त तीनों सही है। अब देखिए,
राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक से संबंधित यदि कुछ हम लोग फैक्ट्स की बात करें तो वर्ष 2013 से 14 ईस्वी के मध्य जो भारत में गरीबी थी वह 29.17% लोग गरीब थे वर्ष 2013 से 14 के मध्य। लेकिन वर्ष 2022-23 के मध्य जो भारत में गरीबी है वह मात्र 11.28% ही वर्तमान समय में भारत में लोग गरीब हैं। और इस अवधि के मध्य में भारत में 24.82 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया। तो आप लोग से याद रखिए कि भारत में वर्ष 2013-14 से लेकर 2022-23 अवधि के मध्य में 24.82 करोड़ या लगभग 25 करोड़, लगभग कह सकते हैं 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया। इसी अवधि में यदि बिहार की बात करें तो इसी अवधि में बिहार में 3.77 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा की श्रेणी से बाहर किया गया। तो आप लोग से याद रखिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है और इसमें वर्तमान समय में टोटल 12 लक्ष्य हैं और वर्ष 2013-14 ईस्वी से लेकर वर्ष 2022-23 ईस्वी के मध्य भारत में 24.82 करोड़ यानी कि लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी की श्रेणी से बाहर किया गया है। इसी अवधि में बिहार में लगभग 4 करोड़ यानी कि 3.77 करोड़ लोगों को गरीबी की श्रेणी से बाहर किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से हाल ही में जारी की गई ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत को किस स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत चौथे स्थान पर है। यदि पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर यूएसए है और सेकंड पोजीशन अर्थात दूसरे स्थान पर रसिया है। आप लोग से याद रखिए दूसरे स्थान पर रसिया है, तीसरे स्थान पर चाइना है और चौथे स्थान पर अपना भारत है। यदि भारत की इसमें अंक की बात करें कि भारत को कुल कितना अंक प्राप्त हुआ है तो भारत को प्राप्त हुआ है 0.1023 अंक भारत को प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग से याद रखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान पर रूस है, तीसरा स्थान पर चाइना है और चौथा स्थान पर भारत है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन सर्वशक्ति का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो देखिए हाल ही में इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति को चलाया गया और इसका संबंध है आतंकवाद उन्मूलन अर्थात आतंकवाद के उन्मूलन के लिए हाल ही में इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति प्रारंभ किया गया। अब यह देखिए यह जो ऑपरेशन सर्वशक्ति है इसे भारत के पीर पंजाल के क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया था। भारत के पीर पंजाल क्षेत्रों में ऑपरेशन सर्वशक्ति को प्रारंभ किया गया था और यह जो पीर पंजाल क्षेत्र है वह कश्मीर घाटी का एक भाग है। तो आप लोग इसे भी याद रखिए पीर पंजाल जो है वह कश्मीर घाटी का भाग है। अब भारत के कुछ ऐसे प्रमुख दर्रे हैं जो कि भारत के पीर पंजाल क्षेत्रों में अवस्थित हैं, जिनमें से पहला दर्रा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है बनिहाल दर्रा या पीर पंजाल क्षेत्र में अवस्थित है। और बनिहाल दर्रा के अलावा रोहतांग दर्रा यह भी पीर पंजाल क्षेत्र में अवस्थित है और एक और प्रमुख दर्रा है वह है हाजी पीर दर्रा। तो ये जो 3 दर्रे ऐसे हैं जो कि पीर पंजाल क्षेत्रों में अवस्थित हैं। तो आप लोग से याद रखिए हाल ही में ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया जो कि आतंकवाद का उन्मूलन से संबंधित है और इसे भारत के पीर पंजाल क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया। और जो पीर पंजाल है वह कश्मीर घाटी का एक भाग है जिससे कि 3 प्रमुख दर्रे बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा और हाजी पीर दर्रा निकलती हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है जीरो इफेक्ट योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो यह जो जीरो इफेक्ट योजना है वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जीरो इफेक्ट योजना को अक्टूबर 2016 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। तो आप लोग से याद रखिए जीरो इफेक्ट योजना को अक्टूबर 2016 ईस्वी में लॉन्च किया गया था और यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस बैंक ने बचत खाता पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन योजना शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा बचत खाता पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन योजना को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात भूषण रामकृष्ण गवई को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो ध्यान दीजिए ताइवान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं
ऑप्शन नंबर ए अर्थात विलियम लाई। ताइवान की संसद में टोटल 113 सीट हैं और वर्तमान समय में जो वहां के राष्ट्रपति हैं वह है साई इंग बेंग। लेकिन इनके स्थान पर अब अर्थात कुछ दिनों के बाद जो नए पदभार ग्रहण करेंगे उनका नाम होगा विलियम लाई, अर्थात नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं विलियम लाई और वर्तमान समय में है साई इंग बेंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कितने लोगों को 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 94.33 लाख लोगों को बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार 2 लाख रुपया प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा देश की पहली हिमालय एयर सफारी सेवा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा देश की पहली हिमालय एयर सफारी सेवा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है नन एलैंड मूवमेंट से संबंधित। तो प्रश्न है 19वां नाम सम्मेलन का आयोजन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए हाल ही में कुछ दिन पहले ही मैंने इससे संबंधित एक न्यूज टेलीग्राम चैनल @ISPCS सेंटर पर भेजा था, तो वहीं से इस प्रश्न को मैंने लिया है कि प्रश्न है 19वां नाम सम्मेलन का आयोजन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात युगांडा में 19वां नाम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो आप लोगों से याद रखिए ऑप्शन नंबर बी अर्थात युगांडा। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाई पर्यटन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए हवाई पर्यटन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाए। तो आप लोग से याद रखिए हवाई पर्यटन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है ओपेक से संबंधित। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ओपेक से मैंने प्रश्न क्यों दिया है। तो देखिए हाल ही में एक अफ्रीकी देश है अंगोला, उसने ओपेक से अपनी सदस्यता को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। तो इसी कारण मैंने इस पर एक प्रश्न बनाया है, ओपेक से संबंधित निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। पहला, ओपेक एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1965 में बगदाद में की गई थी। तो यह गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 1965 नहीं बल्कि 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना बगदाद में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। दूसरा, वर्तमान समय में इसमें सदस्यों की कुल संख्या 22 है, यह भी गलत है। वर्तमान समय में इसमें सदस्यों की कुल संख्या 12 है क्योंकि पहले 13 था, लेकिन अंगोला जब बाहर हो गया तो इसमें सदस्य अब वर्तमान समय में 12 ही हैं। नेक्स्ट की हाल ही में अंगोला ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया है, यह सही है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात केवल 3, क्योंकि प्रश्न कह रहा है सत्य कथन का चयन करें। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है अंगोला ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया है, यह सही है। अब हम लोग देखते हैं ओपेक से संबंध में कुछ अतिरिक्त फैक्ट्स की बात करते हैं कि आखिर ओपेक है क्या। तो देखिए ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में बगदाद में की गई थी। तो आप लोग से याद रखिए बगदाद डिक्लेरेशन के अंतर्गत ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। और जब ओपेक की स्थापना हुई थी तो ओपेक की स्थापना के समय इसमें सदस्य थे ईरान। आप लोग से याद रखिए ओपेक की स्थापना के समय इसके सदस्य थे ईरान, इराक, कुवैत के अतिरिक्त वेनेजुएला, और वेनेजुएला के अलावा एक और सदस्य था जो कि ओपेक की स्थापना के समय ही उसके सदस्य था, वह है सऊदी अरब। तो टोटल 5 ऐसे सदस्य थे जो कि ओपेक की स्थापना के समय सदस्य थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में बगदाद डिक्लेरेशन के अंतर्गत की गई थी। और जो ओपेक है इसका यदि हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो आप लोगों से याद रखिए ओपेक का हेड क्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। चलिए यह हो गया ओपेक से संबंधित। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को मूव करते हैं। तो आज का नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में मिलेट क्वीन की उपाधि किन्हें प्रदान की गई है। तो देखिए हाल ही में मिलेट क्वीन की उपाधि रायमती घुरिया को प्रदान की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात रायमती घुरिया। रायमती घुरिया भारत की एकमात्र ऐसी महिला है जो कि मोटे अनाज की 30 किस्मों का संरक्षण किए हैं। मोटे अनाज की 30 किस्मों का संरक्षण प्रदान किए हैं, 30 किस्मों का संरक्षण। तो आप लोग से याद रखिए कि हाल ही में मिलेट क्वीन की उपाधि रायमती घुरिया को प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।